हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मोस्ट एमपी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन है आपका जो सेकंड यूनिट का है वेव ऑप्टिक्स का सुपरपोजिशन। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कई बच्चों के मेरे पास मेल आ रहे हैं कि मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैंने आप लोगों को बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे जो नोट्स हैं उनकी गूगल ड्राइव की लिंक दी हुई है। सारे आईएमपी क्वेश्चंस के आंसर उसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट लगता है, उसको दिक्कत आती है खोलने में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम पे मैंने जो सारी यूनिट्स के जो आईएमपी क्वेश्चंस के आंसर थे उनकी पीडीएफ यूनिट वाइज डाली हुई हैं। तो यदि आप लोगों को गूगल ड्राइव से दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल सकते हैं, जो कि हर यूनिट की सेपरेटली अलग अलग दी हुई है, जिसमें सारे आंसर्स हैं। इसके अलावा मैं आज ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो उतना प्रॉपर लिख दूँ कि यदि आप चाहें तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को नोट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। एस इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जो कि इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन है कि जो सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए, यानी मर्क्यूरी लाइट नहीं चलेगी, सोडियम लैंप लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो लेट एस इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। कैसा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है? जिससे ये जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है? लैम्डा। तो फर्स्ट लाइन, लेट एस इज़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड let S1 and S2 and S2 are two similar parallel slits very close together, जो कि कैसी हैं? आपस में बहुत पास में हैं। आपने देखा होगा, यही सब कुछ आप शायद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखते थे। डिस्टेंट टू ईच अदर। इक्विडिस्टेंट किससे हैं? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एस। किससे इक्विडिस्टेंट है? एस से इनका जो डिस्टेंस है वो कैसा है? सेम है। एंड P इज़ द पॉइंट वेयर, ये P जो है ये वो पॉइंट है जहाँ S1 से निकली हुई लाइट और S2 से निकली हुई लाइट रीयूनाइट होती है। कहाँ पर? P पर। ठीक है ना। तो यदि आप इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं कि P इज़ द पॉइंट वेयर द लाइट फ्रॉम S1 एंड S2 रीयूनाइट्स। ठीक है। तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम आप देखें और डायग्राम को देखते हुए आप इसको इतना पूरा डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। जब ये आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो जैसे ही हमारी स्टार्टिंग होती है तो हमको देखने में समझ में आ रहा है कि जो S1 है और S1 से जो P तक लाइट गई है और S2 से जो P तक लाइट गई हुई है, इसका जो आप कहना चाहिए डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एक सा नहीं है। देख के ही समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस कुछ कम है और ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। तो हमारी स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? ये डिस्टेंस जो ये कम है और ये ज़्यादा है, इसी को आप कौन सी क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर। तो किस किस के बीच में? S1P एंड S2P, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है जो होगा वो किससे शो करोगे? जो ज़्यादा है S2P है, तो पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। और जनरली उसको डिनोट किससे किया जाता है? डेल्टा से। ठीक है। ये आपने क्या निकाल लिया? पाथ डिफरेंस। ठीक है। अब इसको ज़रा ऐसे समझना कि चूँकि दो आपकी क्या थी? दो वेव्स थी और दोनों वेव्स किससे निकली हुई थी? मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकली थी। तो मान लीजिए ये जो आपकी फर्स्ट वेव है ये कुछ यूँ चली और ये जो डैश डैश मैंने बनाई हुई है ये कुछ आपकी इस तरीके से प्रोपोगेट होती है सेकंड वेव। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, यदि देखूं, जो कि क्या कहलाती है आपकी? लैम्डा। ये डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। यानी जब ये स्टार्ट होती है उस समय तक इसका जो है कहना चाहिए पाथ में डिफरेंस है, ये कितना हो चुका है? लैम्डा। लेकिन ये जो 0 है, पाई है, 2 पाई है, यानी कि वो पॉइंट्स जहाँ पर जो वेव है वो आके एक्सिस को टच करती है, यानी कि फेज़ के पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं? 0 दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। तो यदि मैं देखूं कि पहली और दूसरी वेव में फेज़ में डिफरेंस कितना है, तो फेज़ में डिफरेंस देख के समझ में आ रहा है 0 से 2 पाई। तो यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो लिख सकती हूँ कि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा का है तो फेज़ डिफरेंस कितने का हो चुका है? 2 पाई का।
ठीक है। तो यदि इससे मैं इसका वैल्यू निकालती हूँ फेज़ डिफरेंस की, तो फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई यदि इधर आता है तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल्टा, यही चीज़ आपने लिखी हुई है। एंड हैंस फेज़ डिफरेंस बिटवीन दीज waves given as delta is equals to 2 pi upon lambda s2p minus s1p। अब चूँकि दो वेव्स चली हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका जो है ब्राइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का कंडीशन हमको मिलता है। ये जो बने हुए हैं ये आपको दिख रहे हैं कि ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं ये आपस में वेव फ्रंट के टकराने से ये कैसी होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं, मतलब उनकी जो चौड़ाई होती है, फ्रिंज की विड्थ होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो जैसा कि दो वेव्स निकली तो दोनों का मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ़ y1 एंड y2 आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू वेव्स, है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है 12th में कि किस तरीके से बनता है। y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। ये 1 लगाने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये फर्स्ट को शो करता है, जहाँ y शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, a इज़ एम्पलीट्यूड और ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज़ द टाइम। चूँकि जब सेकेंड वेव चलती है तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस भी पाया जाएगा। दोनों एक साथ तो नहीं होगा, इसलिए जब हम y2 लेंगे तो एम्पलीट्यूड हो गया a2 साइन ओमेगा टी और जो आपका फेज़ होगा उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, तो लिखा प्लस कितना डेल्टा। तो यदि ये दो वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन हैं तो हमको जो नज़र आता है या जो जब वो मिलकर किस पर रीयूनाइट होती हैं, पी पर रीयूनाइट होती हैं, तो पी पे जो हमको नज़र आता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और सब जानते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वो क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो डेफिनेटली हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो a1 साइन ओमेगा टी, इसको आप ओपन कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a2 साइन ए मीन्स आप लोग समझ तो गए होंगे इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ए की जगह आप क्या लिखेंगे, ओमेगा टी और कॉस आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा। a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, चूँकि a2 बाहर है तो a2 दोनों में आएगा। क्या होता है फॉर्मूला आपका, साइन a प्लस बी का साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, और चूँकि a2 बाहर है, कॉमन है, तो a2 भी साथ में आएगा। इस तरीके से आपने इसको ओपन किया। यदि तो साइन a प्लस बी को हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि दो टर्म्स मिलती हैं, एक है साइन ओमेगा टी की, ये जो दोनों टर्म्स हैं साइन ओमेगा टी की हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 और साथ में क्या दिया हुआ है, कॉस डेल्टा, कॉमन ले सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस, यदि यहाँ देखें तो दूसरी टर्म जो है वो किसकी है, कॉस ओमेगा टी की। तो क्या इसके साथ क्या बचता है, a साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से हमने साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की टर्म्स को जो है क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लेट a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। इसमें याद रखना, यहाँ एक भूलने का है, इसको हम मान तो रहे हैं, इसमें हमने R लिया, R फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये, और इसमें याद रखिए कि इसको जो माना है ये है R कॉस थीटा, है ना। और जो दूसरा माना है, जो दूसरा इसके साथ कॉस ओमेगा टी के साथ जो टर्म है वो है a2 साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू R साइन थीटा। मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ क्या बोल सकते हो कि जब हम इसको लेते हैं
तो आर के साथ में याद रखना, जब यहाँ कॉस डेल्टा आता है तो यहाँ भी कॉस थीटा ही लिया है, और जब यहाँ पर साइन डेल्टा है तो यहाँ साइन थीटा ही लिया है। जनरली आप लोग गलती क्या करते हैं कि जब इसको आप एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे आर, इसके साथ में आप यहाँ साइन थीटा ले लेते हैं, इसके साथ में आप यहाँ कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये दो इक्वेशन है, इसको मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देन नेक्स्ट टर्म कहती है कि हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, एंड दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर सकते हैं, एंड गेट एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैथ्स का प्रिंसिपल ये है कि यदि कोई इक्वेशंस हैं तो उनको ऐसे कोई ऑपरेशन लगाइए जिससे वो इक्वेशन जो है स्क्वीज़ होता जाए, छोटे सा छोटा होता जाए। तो ये इस तरीके से यदि हम स्क्वायर करते हैं और एडिशन लेते हैं तो देख लीजिए ये पूरा का पूरा स्क्वीज़ हो जाएगा। किस तरीके से कि ये जो इसका RHS बनेगा कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म भी स्क्वायर होगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं इस तरफ, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, यदि मैंने यहाँ कॉस लिखा है तो पहले कॉस की ही वैल्यू ले लेते हैं। आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा क्या वैल्यू थी, A2 साइन डेल्टा, इसका स्क्वायर करते हैं तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। यदि मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, अंदर बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इसको ओपन करती हूँ ब्रैकेट को तो क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, मैंने कहा था स्क्वीज़ होगा, सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखूँ साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा, A2 कॉमन है, दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है। रिमेनिंग टर्म्स पहले लिख लेती हूँ, A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा, 2A1 A2 cos डेल्टा प्लस, now A2 square is common in the bracket, cos square डेल्टा प्लस sin square डेल्टा, again cos square theta plus sin square theta 1, so remaining A square plus 2A1 A2 cos डेल्टा प्लस A2 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। अब थोड़ा सा समझें हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तक क्यों पहुँचे, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक प्रकार से किसको शो करता है, इंटेंसिटी को शो करता है। समझना इस चीज़ को, एक वेव है, मान लीजिए ये एक वेव है और मान लीजिए ये दूसरी वेव है, ठीक है। तो यदि इनका रिजल्टेंट होता है, एक का y1 हुआ डिस्प्लेसमेंट और दूसरे का कितना हुआ, y2 हुआ, तो y किसको, y क्या कहता है, y1 प्लस y2, तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। यानी एम्पलीट्यूड जो है अब थोड़ा सा बढ़ चुका होगा क्योंकि दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जो बढ़ चुका है, ये एम्पलीट्यूड जो बढ़ चुका है, यही एक प्रकार से किसको शो कर रहा है, आर को। आर मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और यदि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो आपको ऑटोमेटिकली एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आ जाएगी जो आपने 12th में पढ़ी हुई है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। I मीन्स इंटेंसिटी एंड A इज़ द एम्पलीट्यूड। यदि एक का होता तो एम्पलीट्यूड, चूँकि यहाँ 2 का है और रिजल्टेंट है तो डेफिनेटली एक ही जगह कितना हो जाएगा,
आर स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि हमने आर निकाल लिया है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ चुकी है, इंटेंसिटी। और अगर हमारे पास इंटेंसिटी आ चुकी है तो इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम है यानी ब्राइट फ्रिंज है यानी कोई ना कोई कलर है, या इंटेंसिटी मिनिमम है यानी कि कलर लाइट वहाँ पर नहीं है, और जहाँ लाइट नहीं है वहाँ डार्क फ्रिंज है। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन और डार्क फ्रिंज की कंडीशन किसके थ्रू हमको मिलेगी, किसके वैल्यू के थ्रू मिलेगी, आर के। इसलिए हमने ये पूरा प्रोसीजर किया। तो अब आगे चलते हैं किस तरीके से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो आवर फाइनल इक्वेशन इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ठीक है, अब टी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने जो आपको क्लियर इसलिए कर दिया कि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ सी की वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी है, 1 है। अब आर स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है ऊपर, तो इंटेंसिटी आई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। क्लियरली जो इंटेंसिटी है, a1 एम्पलीट्यूड है फर्स्ट का, a2 एम्पलीट्यूड है सेकंड का। तो इंटेंसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है, वैल्यू किसकी चेंज हो सकती है, कॉस थीटा की, यानी कि फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो यदि ये फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है तो अगर मैं सबसे फर्स्ट इसको अप्लाई करती हूँ किस कंडीशन के लिए, कंडीशन फॉर क्या, कंडीशन फॉर जो अभी आपको समझाया, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें जहाँ मिलेगी उसी को हम सरल शब्दों में क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। जहाँ हमको यदि मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, सोडियम लैंप लिया है, येलो कलर की लाइट निकल रही है, तो हमको जहाँ पर येलो कलर का फ्रिंज नज़र आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, ब्राइट फ्रिंज। तो वो कब हो सकता है, कब हो सकता है कंडीशन ये, व्हेन कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। या इंटेंसिटी जो ब्राइट फ्रिंज के लिए आई उसके लिए जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू +1। और मैं इसको इन जनरल बोलूँ तो कॉस डेल्टा की वैल्यू यदि +1 है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 2n पाई। क्लियर जरूर करेंगे, वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन करके देख लीजिए। 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 होता है। यदि डेल्टा कितना होता है, 0 सारे जानते हैं, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1। फिर आप 1 रख के देख लीजिए, 2 पाई हो जाएगा, फिर वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, +1। इस तरीके से इन जनरल हम डेल्टा की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, 2n। आप निकाल चुके हैं। डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो कितनी आई थी, डेल्टा इज इक्वल्स टू जो मैंने फॉर्मूला किया था पहले, 2 पाई अपॉन लैम्डा S2P माइनस S1P। ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखें तो हमारा डेल्टा कितना आता है, हमारा डेल्टा आता है 2n पाई। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा S2P माइनस S1P, या मैं कह सकती हूँ पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मैं क्या कह सकती हूँ, S2P माइनस S1P की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, n लैम्डा। या आप इसी को क्या कह सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये वही बात हुई जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर की थी कि क्यों हम ब्राइट फ्रिंज में, न्यूटन्स रिंग में या माइकस इंटरफेरोमीटर में उठा के तुरंत सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि डेल्टा या पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा, वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है ना, इसको हम उतना सॉल्व नहीं करते हैं। सिमिलरली ये कंडीशन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आई, यदि मैं किस पे निकालने जाती हूँ, आप मिनिमम इंटेंसिटी पे निकालने जाती हूँ, कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइट फ्रिंज मिली है, डार्क फ्रिंज मिली है। ब्राइट मिली है येलो कलर की, तो डार्क यानी अंधेरा यानी काला। ठीक है, तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है जहाँ अंधेरा है, या उसी को आप
सरल शब्दों में क्या बोलते हैं, कैसी फ्रिंज मिलती है आपको, डार्क फ्रिंज, है ना। डार्क फ्रिंज की कंडीशन यदि मैं बनाऊं उस इक्वेशन पे तो क्या बनेगी कि जब कॉस डेल्टा, जो आपकी कॉस थीटा है, यानी ये जो कॉस डेल्टा है, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम थी तो +1 थी, इसीलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। तो अब मिनिमम होगी तो कितनी हो सकती है, -1, ठीक है। और अगर ये -1 है तो जैसा मैंने वहाँ कहा था कि इन जनरल जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जब इन जनरल यहाँ लिया था तो कितनी थी, 2n पाई। तो अब ये कितनी हो जाएगी, 2n क्या प्लस या -1, +1 या -1 इंटू पाई। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n + -1 पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू, वहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 से, क्योंकि जहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी वहाँ डार्क फ्रिंज नहीं हो सकती, जहाँ उजाला होगा वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यदि मैं इन जनरल ये वैल्यू रखती हूँ तो जैसे आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था वापस कर दीजिए कि सिंस डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना होता था, 2 पाई अपॉन लैम्डा S2P, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा। अब आपकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 2n + -1 इंटू पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा, और रिमेनिंग इज 2n + -1। और यदि मैं यहाँ लेके आती हूँ तो 2 बाई लैम्डा को, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, λ/2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, जिसको आप क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस, या जिसको आप किससे शो करते हैं, S2P माइनस S1P। तो आपने देखा होगा कि जब आप डार्क फ्रिंज की कंडीशन लगाते थे तो आप तुरंत लिख देते थे पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n + -1। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, न्यूटन्स रिंग है या माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, फ्रिंजेस कैसी बन रही हैं, सेंटर डार्क है या सेंटर ब्राइट है, उसके अनुसार + और -1 आपका चेंज हो जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है ये किसके लिए कंडीशन आपको मिल गई, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने आपको सॉल्व कराया ये था सुपरपोजिशन ऑफ क्या आना चाहिए, वेव्स। और ये पूरा आंसर आप चाहें तो यदि YDS आता है तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाई चांस आ जाता है तो उसमें भी आप ये पूरा आंसर लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ये हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर यदि आपको कोई डाउट है तो आप अपना PDF ज़रूर नोट्स का डाउनलोड कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।